नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने को लेकर सोमवार से मची अफरा तफरी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली के बजट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बजट पेश करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रोक लगा दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजट अब बुधवार को पेश किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी क्यों नहीं दी थी। एलजी को बजट में कौन सी खामियां नजर आई जिसकी वजह से बजट को रोक दिया गया। क्या दूसरी बार होम मिनिस्ट्री को भेजे जाने वाली बजट की फाइल में दिल्ली सरकार ने सुधार किए थे, बदलाव किए थे? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश होना था, लेकिन आखिरी समय में इस पर गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय की रोक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या आप दिल्ली वालों से नाराज हैं। तो वहीं केजरीवाल की केंद्र सरकार को चिट्ठी के बाद अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत साल 2023-24 का बजट पेश करने वाले थे। दिल्ली सरकार के बजट में एलजी ने 5 आपत्तियां दर्ज कर गृह मंत्रालय को भेजी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी नहीं दी थी। इस मामले पर दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच घमासान शुरू हो गया। किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का बजट आए। बजट बनाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखना होता है, बजट बनाना पड़ता है। तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के बजट को लेकर दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बजट फाइल मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को फिर से भेजी गई है। बजट की फाइल फिर से पेश होने के बाद गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब वित्त मंत्री दिल्ली विधानसभा में बजट पेश कर सकेंगे। 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने पूरा बजट जो है वो एमएचए को भेज दिया था। कल लगभग 2 बजे के आसपास मुझे पता चलता है कि एमएचए ने कुछ क्वेरीज रेज की हैं और उसको बजट को अप्रूव नहीं किया है। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी बजट को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद अब दिल्ली के बजट 2023-24 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब दिल्ली का बजट पेश किया जा सकेगा, लेकिन इस बार के बजट में दिल्ली की जनता के लिए क्या खास होने वाला है, ये तो बजट के आने के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। संविधान के अंदर एलजी को कोई ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार नहीं है। ही इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये जितने लोग हैं, चाहे ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी, इनको जनता ने चुन के भेजा, फिर ये किस लिए चुने गए हैं? अगर एलजी नहीं दिल्ली चलानी थी तो? अगर केंद्र सरकार के पास बजट भेजा गया, केंद्र सरकार को उसमें आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि किसी राज्य का बजट केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, पर चला आ रहा है कई सालों से। जिस दिन इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, ये 2 मिनट ये प्रोविजन नहीं टिकने वाला कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का बजट भेजा जा रहा है। अब सारा देश जानता है कि इन अधिकारियों के गर्दन जो है वो केंद्र सरकार और एलजी के अंडर में, रोज जिसको मर्जी सस्पेंड कर देते हैं। सारे डरे बैठे हैं, सारे डरे। आप सुन रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे कि क्या प्रोविजंस हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, बजट को लेकर नाराजगी थी। विधानसभा में जब बजट को मंजूरी मिल गई केंद्र सरकार की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि ये बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। बजट को लेकर क्या क्या परेशानी है, क्या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विवाद है, या एलजी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक जो एक फाइट है वो चल रही है,
इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल साहब, हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश सहगल साहब, पूर्व मुख्य सचिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चर्चा जारी करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। वैभव साहब, आपसे पहले समझना है कि क्यों नाराज रहते हैं आप दिल्ली से। केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर दिल्ली जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने मंत्र बताया, बोला दिल जीतिए उनका। आप उसके अलावा सब काम कर रहे हैं। नमस्कार विजय भाई, आप ये कह रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी का दिल जीते हैं या दिल्ली की जनता का दिल? दिल्ली की जनता का दिल जीतने की बात। अरे बहुत बढ़िया बोला अरविंद जी ने, चलो कुछ तो सही बोला जी। क्योंकि पलटी मारने में तो मतलब मैं सोचता था कि बिन पेंदी का लोटा, जो बिहारी में बैंगन कहते हैं या हैदराबादी में बैंगन कहते हैं जी, है ना, बैंगन। अब ये मियाँ बैंगन है क्या, ऐसे बोलते हैं हैदराबादी में ना। अगर अपन थोड़ा वार्तालाप करें, बिहारी में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या है कि मैंने बैंगन अपनी जिंदगी में सुना ही सुना था, देखा इतना पलटी बात नहीं देखा था कभी मैंने, है ना। और ये एक मजाक वाली बात नहीं है। वो संविधान की दुआएं देते हैं। मैं कहता हूँ वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा नहीं है। कितना झूठ बोलोगे भाई साहब, कितना झूठ बोलोगे। और दूध का दूध, पानी का पानी 1 मिनट में हो जाता है, 30 सेकंड में। अभी वो चौपाल पे क्या हुआ, वो किसी टीवी चैनल के कार्यक्रम में उसकी हमने वो देखी, वो क्या हुआ, मोदी जी को अनपढ़ बता दिया। अरे भाई साहब माफ कर दो, मतलब क्या चाहते हो। अब अपन इस पे टेक्निकल चीज पे आ जाए। देखिए ऐसा है, चाहे अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोल ले विधानसभा में बैठ के या कहीं और खड़े होकर या अपने सिंहासन पे बैठकर या अपने करोड़ों के घर के अंदर बैठकर, करोड़ों की गाड़ी के अंदर बैठकर कुछ भी बोल ले, लेकिन उनको ये चीज समझ आनी चाहिए कि मोदी सरकार कुछ भी गलत काम नहीं करती। आज तक कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ जब भी गए हमेशा मुंह की खानी पड़ी जी। पहले पब्लिक अपॉलॉजी करी अरुण जेटली जी से, है ना, उसके बाद दोबारा अपॉलॉजी करी, उसके बाद फिर कोर्ट में केस चले गए। क्यों कोर्ट में जाते नहीं है? क्योंकि भाजपा गैर कानूनी काम कोई करती नहीं है। तो अगर वो बोलते हैं कि संविधान में ये नहीं है वो नहीं है, अभी उन्होंने उनकी कटिंग देखी विधानसभा में बोलते हुए कि एलजी को कोई अधिकार नहीं है। अरे आपको कौन रोक रहा है? आप भारत के नागरिक हैं, संवैधानिक पोजीशन पे हैं, आपके पास दिल्ली का पूरा लीगल सिस्टम है, दिल्ली के लीगल के मालिक हैं आप केस कर दीजिए एलजी के ऊपर। कौन रोक रहा है आपको जी? लीगल तो एलजी के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ऑब्जेक्शन लगा वो होम मिनिस्ट्री से ऑब्जेक्शन इसलिए लगा क्योंकि जो एलोकेशन ऑफ फंडिंग थी जी, उसको सेंटर फंड करता है जी। और सेंटर जब फंड करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपकी कंपनी में पैसे लगाऊं तो मेरा कोई से होगा नहीं होगा उस कंपनी में, मेरा से होगा ना उस कंपनी में कि भाई साहब विजय जी की कंपनी में मैं लगा रहा हूं, मैं पूछूंगा ना विजय जी से कि भाई साहब पैसे कहां खर्च करोगे, है ना। तो वो अभी एलोकेशन पे इशू था। एलोकेशन पे इशू ये था कि ज्यादा पैसे एडवर्टाइजिंग पे लगाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कम थी, और जो बाकी छोटे छोटे रिलीजियस टाइप के खर्चे थे उन पे ऑब्जेक्शन लगा। ठीक है वैभव जी, तो देखिए बजट पे क्या एलोकेशन ठीक करके भेजा नहीं भेजा, इस पर आपसे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल समझना चाहता हूं। आप बहुत विद्वान लोगों में से हैं। एलजी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप किसके साथ हैं? मैं जनता के साथ हूं, चाहे वो एलजी हो चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। कोई भी काम मैं अकाउंटेबिलिटी बिल जो कि अरविंद केजरीवाल की एक प्रॉमिस थी, अकाउंटेबिलिटी बिल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबिलिटी बिल लाने की बात करी थी इन्होंने, मैं उसके बहुत फेवर में हूं। चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, दोनों को जनता के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, जनता के फायदे की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा और आपका पैसा है, टैक्स का पैसा है। ठीक है, वो अपनी घर से नहीं लेके आ रहे जी, व्यापार नहीं है जनता की जिंदगी के साथ। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल साहब भी जुड़ गए। सहगल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर थोड़ा आप समझाइए, आप तो इस सरकार में भी रहे हैं और सभी सरकारों में आप रह लिए हैं, तो समझाइए ये क्या मसला क्या है, क्या झगड़ा हो गया? देखिए 93 में जब ये एक्ट आया था जी और पूरी असेंबली दे दी गई थी, तब यूनियन टेरिटरी इसको रखा गया था, स्टेट नहीं बनाया था जी। है ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी जी। तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है गवर्नमेंट का, वो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक सेंटर का कंसोलिडेटेड फंड है और एक कंसोलिडेटेड फंड स्टेट्स का है जी। और जो खर्चा होता है वो सारा कंसोलिडेटेड में जाता है, फंड में जाता है, और जो इनकम आती है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाती है जी। वो ठीक है कि दिल्ली का एक अलग उन्होंने एक अलग एक
कंसोलिडेटेड फंड भी खोला हुआ है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक ही कंसोलिडेटेड फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसलिए वहाँ प्रोविजन रखा गया है कि जब आप बजट पेश करने से पहले आप प्रेसिडेंट की अप्रूवल लीजिए। आफ्टर ऑल सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आना है, वहीं से जाना है। तो जब आपके पास एक रेफरेंस करने की पावर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रेसिडेंट की अप्रूवल लीजिए, तो प्रेसिडेंट का भी राइट बनता है कि अप्रूवल कोई एक आंख बंद करके नहीं दे सकता। एक रबर स्टैंप नहीं है प्रेसिडेंट या होम मिनिस्ट्री। तो वो एक सवाल पूछ सकते हैं। तो उन्होंने यही सवाल पूछा है कि आपने 15 करोड़ से 8 साल में उसको 550 करोड़ बना दिया, और उनके मुताबिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है वो आपका कम है, तो आप एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? ये सवाल पूछा गया है, इसका एक जवाब देना है आपको, आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है तो सर, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के ऊपर है वो माने या ना माने, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो तो ये है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का तो आपने बहुत ठीक तरीके से समझा दिया सर, लेकिन मुझे समझाइए, क्या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट पर कोई अनइलेक्टेड या अपॉइंटेड एलजी या गवर्नर को सवाल करना चाहिए? ये कानून में तो लिखा हुआ है। राष्ट्रपति क्या बजट पर कभी सवाल करते हैं सरकार से, या राज्यों में राज्यपाल सरकारों से करते हैं? क्योंकि चुनी हुई सरकार, उसको ज़्यादा अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए मैं इस समय नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली को उन्होंने पूरा स्टेट नहीं बनाया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने आपको असेंबली दे दी। बाकी स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड वगैरह सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। यहाँ ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। ये आपका सेंट्रल लिस्ट में है, उसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट, आफ्टर ऑल दोनों इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इलेक्टेड है और दिल्ली गवर्नमेंट भी इलेक्टेड है। तो 3 इश्यूज उन्होंने बाहर रखे। सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरा डिफरेंस ये है कि एलजी को उन्होंने पावर दी है कि आप किसी भी इशू पे सवाल रेज कर सकते हैं, फाइनल उसको अब ओवररूल नहीं कर सकते कैबिनेट की डिसीजन, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर सकते हैं, और जो प्रेसिडेंट की डिसीजन होगी वो फाइनल होगी। ठीक है। बजट में एक स्पेशल प्रोविजन है ये। बजट का प्रोविजन मैंने जिस तरह आपको समझाया कि कंसोलिडेटेड फंड तो सिर्फ सेंटर का होता है, तो इस प्रोविजन को रखना ज़रूरी था, क्योंकि आपकी असेंबली अगर ज़्यादा ड्रॉ कर लेती है कंसोलिडेटेड फंड से तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। वो आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, बाद में सीएजी पॉइंट आउट करते रहेंगे। ठीक है। इसलिए बजट की अप्रूवल उन्होंने प्रेसिडेंट के पास रखी है। अब ये ठीक है गलत है ये इशू पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और जो लीगल पोजीशन है वो उस पर थोड़ा सा हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने अब इशू ठीक रेज किया गलत रेज किया ये तो पब्लिक को डिसाइड करना है फाइनली ये, मगर कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट का हक है, उन्होंने पूछा। ठीक है। प्रेसिडेंट की ठीक है, वो गैर कानूनी बात नहीं, ये केजरीवाल साहब ने भी नहीं कहा कि गैर कानूनी है कि कानूनी है। गवर्नर नहीं है वो, एलजी नहीं है, एलजी को ये पावर नहीं दी गई। जी ठीक है। राजेश शर्मा साहब, नहीं अब वो कानूनी है कि गैर कानूनी है, मेरे मुताबिक हाँ ठीक है, ये कानून है। जी हाँ वो ठीक बात है, आप उसको ठीक से डिफाइन कर रहे हैं। कानून ठीक है गलत है वो उस इशू पे मैं नहीं जा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। राजेश शर्मा साहब, आप समझाइए मुझे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की ताकत ज़्यादा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सहगल साहब ने कानून को डिफाइन कर दिया, उसमें परेशानी नहीं है। केजरीवाल साहब भी ये कह रहे हैं कि ये कानून बना हुआ है, उस पर तो वो कह नहीं रहे कि गलत कानून बनाया हो, वो तो कह रहे हैं कि कानून ही गलत बना हुआ है। देखिए, कानून तो जो बना हुआ है उसी कानून से चलना पड़ेगा। हम सब संविधान से बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, कानून में भी तो बदलाव सरकारें ही करती हैं। तो सरकार करती है, तो उनको अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोर्ट है, कहीं पे भी जाए उसमें कोई मनाही नहीं है। पर एक बेसिक चीज समझने की जरूरत है। ये जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो कहते हैं कि भी इनके पास में जितने पावर है उसी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब उतने ही पावर इनको मिले हैं और ये रोज रोना पीट रहे होते हैं, समझ ही नहीं आता पता नहीं क्या है। एक बेसिक चीज है, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। जब इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, इन जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो बाकी गवर्नमेंटों से अलग है। उसमें एलजी के पास कुछ पावर्स हैं, वो एक बार नहीं कई बार ये कोर्ट गए या हर जगह पे क्लियर हो चुका है, तो इसको बार बार इनको नहीं उठाना चाहिए। दूसरा मैं एक चीज कहूंगा, अगर ये जब सरकार में आए थे तो 31,000 करोड़ का बजट था, आज 78,000 करोड़ का बजट हो गया। अगर आप ले तो ये 2.5 गुना हो गया। मैं दिल्ली में रहता हूं, क्या दिल्ली में
सड़कें 2.5 गुना ज्यादा बन गई, क्या दिल्ली में हॉस्पिटल 2.5 गुना ज्यादा बन गए, क्या दिल्ली में स्कूल 2.5 गुना ज्यादा खुल गए, क्या दिल्ली में बसें 2.5 गुना ज्यादा आ गई, क्या दिल्ली में 2.5 गुना ज्यादा घरों तक नल से जल पानी पहुंचने लग गया? ये सारी चीजें नहीं हुई है। तो लोगों को इन चीजों की चिंता है। ये कहीं ना कहीं या तो आप फ्री बीज देते हैं, अदरवाइज आप अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसी चीज में अगर आप दिल्ली की चीजों को लुटा रहे हैं तो वो गलत है। दिल्ली की बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। इतना ये जो आपको एक सबसे बड़ी चीज बताऊं जो लोगों को क्लैरिटी नहीं है, 31,000 से आज ये जो 78,000 गया, ये कोई इनकी बड़प्पन नहीं है, कई बार बोलते हैं। ये जीएसटी लागू करने से दिल्ली, क्योंकि एक कंज्यूमिंग स्टेट है, यहाँ की रेवेन्यू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हुई है। और अगर आप सबसे बड़ी चीज जो एडवर्टाइजमेंट की बात है, जिसके ऊपर ये सारा मामला है, 2012-13 में मैं देख रहा हूं आंकड़ा 15 करोड़, 12-13 से 22-23 10 साल में आप 568 करोड़ और 500 करोड़ क्रॉस करते हो। तो ये क्या तरीका है? इतना एडवर्टाइजमेंट इनको क्यों चाहिए? और पूरे देश में ये दिल्ली की एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे नजर आते हैं बैनरों में टंगे हुए। तो ये बड़ा किस तरह से झूठ चलता रहेगा, ये नहीं समझ आता। जी वैभव जी, विज्ञापनों पर तो बात ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि शीशे के महल में जो लोग रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं समझना चाहता हूं आपसे कि जो बात हुई पूर्ण राज्य के दर्जे की बात, अभी राजेश जी ने याद दिला दी, तो ऐसा तो याद आपको भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक, जब तक शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग कर रही थी। ये उलट कैसे जाते हैं? जब लुटियंस जोन में बैठते हैं तो भूल जाते हैं इस बात को, जब यहाँ पर बैठेंगे सचिवालय में तो फिर कहेंगे नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। या आपको लग गया है कि अब बीजेपी की सरकार तो दिल्ली में आने वाली नहीं है, तो फिर हम ही इस पर कब्जा करके बैठे? देखिए विजय भाई, सबसे पहले तो मैं राजेश जी का दर्द समझ सकता हूं। उनकी आवाज में एक प्रश्न है जो कि जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है, और उस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा है जी। वो मैं समझ सकता हूं, और वो सभी मेरे ख्याल से हमारे सभी के मन में है जी। और अब जहां तक शीशे के घरों में रहने की सवाल है जी, देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार का जो बजट है, एडवर्टाइजिंग स्पेंड है जी, वो आप एक दिल्ली के वर्गफल से और भारत के वर्गफल से मैच नहीं कर सकते। अगर मैं पर कैपिटा, सर मैंने इस पर चर्चा ही नहीं की, मैं दूसरे सवाल पर आ गया था, आप इसको छोड़ दीजिए। नहीं, तो मैं फिर भी क्लैरिटी दे देता हूं कि अगर मैं पर कैपिटा स्पेंड भी देखूंगा एडवर्टाइजिंग का जी, है ना, तो भारत के वर्गफल में और दिल्ली के वर्गफल में बहुत फर्क है जी। भारत की एडवर्टाइजिंग इसलिए चाहिए होती है क्योंकि भारत में निवेश होता है, फिर वो चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं और हो, केंद्र सरकार पूरे भारत में निवेश लेके आती है जी। केंद्र सरकार केवल एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में, 3 में नहीं लेके आती। योगी जी दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं क्या? योगी जी के पोस्टर देखते हैं आप दिल्ली में? अपने प्रदेश में लेके आ रहे हैं। दिल्ली में सारे ऐड नहीं, वो तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आपने मुख्यमंत्रियों की चर्चा की तो आपने पोस्टर होर्डिंग देखे योगी जी के दिल्ली में कितने लगते हैं? शिवराज जी के कितने लगते हैं? केसीआर के कितने लगते हैं? मैं बता, केसीआर वगैरह अपने को नहीं पता, लेकिन ठीक है, योगी जी की चर्चा कर लेते जी। क्योंकि योगी जी के तो मुंबई में भी लगते हैं, तो फिर तमिलनाडु, चेन्नई में भी लगते हैं। अभी आप होके नहीं आए मेरे ख्याल से, मैं होके आया, मैं होकर आया, तो कुछ बता रहा हूँ जी। बंगलौर में लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां के व्यापारी लोगों को व्यापार बढ़ाना है अपना, और योगी जी ने पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करी है व्यापार बढ़ाने के लिए। वो बोल रहे हैं कि आइए आप मेरे प्रदेश में व्यापार करिए। दिल्ली में क्या है व्यवस्था? दिल्ली में तो जो व्यवस्था एग्जिस्टिंग है वही चरमरा रही है। अभी एक दिन की बरसात में साउथ एक्सटेंशन में नीचे अंडरपास में पानी भर गया, भैया वो किसके पास, मतलब वो कौन देखेगा? सड़कें टूटी हुई, सड़कों पे लाइटें नहीं है, लट्टू भाग गए, चोरी हो गए, है ना। तो क्या है कि एडवर्टाइजिंग किस लिए चाहिए, ये तो प्रश्न बनता ही बनता है। अब जहां तक आई प्रदेश की मांग, प्रदेश की मांग अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए जनता का काम नहीं रुक सकता। जनता के सामने झूठों के पुलिंदे नहीं बांधे जा सकते। जनता के सामने आबकारी पॉलिसी को लेकर स्टेट गवर्नमेंट का डिप्टी सीएम जब जेल चला जाए ना, ठीक है, और जो हेल्थ मिनिस्टर जेल चला जाए, तो उससे आपको प्रदेश की चरमराती सुविधाएं और जनता का पूरा द्वेष जो है वो समझ आ रहा होगा। ठीक है वैभव जी, सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ जी को भी एक मौका ले लें। राजनीति रूप से नहीं कह रहा, ठीक है, गड़बड़ है, वो दिख रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो बधाई आपको कि अब कल तो बजट पेश हो ही जाएगा, आपकी जो लड़ाई झगड़ा जो था वो खत्म हुआ होगा मेरे ख्याल से। क्या मसला है? वो कह रहे हैं वैभव जी कि 15 करोड़ को 550 करोड़ कर दिया और एलजी के पास अधिकार है पूछने का, तो पूछने में ही क्यों नाराज हो जाते हैं? आपसे कोई बात ही ना पूछे।
जी विजय जी, सबसे पहले तो क्षमा याचना कि 10 मिनट देरी से इस कार्यक्रम में जुड़ा। इससे पहले जो वो महानुभाव बात कर रहे थे उनकी पूरी बातों को मैं सुना नहीं, इसीलिए मैं उनकी जवाब के बदले आपने जो प्रश्न पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब देता हूं कि सबसे पहले तो दिल्ली का बजट अभी तक पेश हुआ नहीं है, तो जो बजट पेश ही नहीं हुआ उसमें किसमें कितना खर्चा हुआ है ये वैभव जी या भाजपा कैसे जानती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है, भाजपा को ये जान लेना चाहिए कि दिल्ली भारत में वो पहली सरकार नहीं है, और भाजपा को ये भी जान लेना चाहिए कि अभी जो उनकी सरकार है वो भाजपा की पहली सरकार भारत में नहीं है। इससे पहले भी वाजपेयी जी की सरकार भारत में थी। तो पहले सबसे पहले भाजपा बताए कि जो भी उन्होंने बजट के ऊपर सवाल किए हैं केंद्र सरकार बन के, वो इससे पहले वाजपेयी जी ने कभी दिल्ली की सरकार को पूछा था क्या? और वाजपेयी जी अभी नहीं रहे हमारे बीच में महानुभाव, लेकिन उन्हीं के साथी और उप प्रधानमंत्री उस समय के LK आडवाणी जी इनके साथ हैं। भाजपा को वो उनके किसी बहुत बड़े मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष या मार्गदर्शक मंडल में हैं। भाजपा को उनसे जाके पूछना चाहिए कि आप जब उप प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब आपने दिल्ली की सरकार से इस तरह के सवाल किए थे क्या? यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होकर दिख रहा है विजय जी कि भाजपा अपने अधिकारों की चिंता बहुत करती है और दूसरों को कर्तव्य का उपदेश बहुत देती है। ये बहुत आसान है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरे को खूब उपदेश दो और खुद अपने अधिकारों की चिंता करते रहो। एक बजट एक ऐसी चीज है। दूसरी चीज कि अगर बजट में किसी भी मद में खर्चा अधिक हुआ है या गलत खर्चा हुआ है, तो इस देश में CAG नाम की संस्था ऑलरेडी है। CAG हर पैसा जो सरकारी पैसा इस देश में खर्च होता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या किसी राज्य सरकार का हो, CAG कोई भी जो खर्चा होता है वो उचित हुआ या अनुचित हुआ, इस पर हिसाब करने की एकमात्र वैधानिक और संवैधानिक संस्था है। वो संस्था रहते हुए उसके अधिकार को भाजपा या LG या केंद्र सरकार कैसे हड़प सकती है? वो ठीक है, लेकिन वो तो खर्चा तो हो जाएगा ना, उनका कहना खर्चा तो हो जाएगा। सिद्धार्थ जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे सिद्धार्थ जी हैं, सिद्धार्थ जी से सवाल पूछे तो नाराज नहीं होते, तो सिद्धार्थ जी की तरह से केजरीवाल जी क्यों नहीं रहते? सवाल पूछा नाराज हो गए, भाई सवाल ही तो पूछा है ना। नहीं, नाराज बिल्कुल नहीं है, नाराज बिल्कुल नहीं है सर, नाराज नहीं है। ये ना भाजपा की जिस तरह से प्याज की परत खुलती है ना, भाजपा की ये परत दर परत खुलती जा रही है, क्योंकि भाजपा के अनुसार सत्ता का मतलब है दूसरे को दंडित करना, और आम आदमी पार्टी या सत्ता का मूलतः मतलब होता है लोगों की सेवा करना। किसी भी सरकार का मूल उद्देश्य विजय जी होता है लोगों का जीवन सुधर जाए, लोगों का जीवन में आसानी लाए। भाजपा समझती है सरकार का जी राजेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? भाई साहब, एक चीज मैं आज कहूंगा कि ये ऑलरेडी इनके मंत्री पहले से कैसे बोल सकते हैं कि बजट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं। सर आप जब बोल रहे थे ना सर, हम सुन रहे थे। देखो आपका कनेक्शन कट गया था, इसलिए राजेश जी बोल रहे थे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी सिद्धार्थ जी, बोलिए। जी विजय जी, तो यहाँ पर बस बात इतनी है कि भाजपा को अगर लगता है कि कल उन्होंने बजट को रोक के ठीक किया, तो इसका मतलब वाजपेयी जी जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और आडवाणी जी भारत के उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शीला दीक्षित जी का दिल्ली का बजट नहीं रोक के गलत किया। ये बताएं, भाजपा बता दे उन्होंने उस समय क्यों नहीं रोका था? तो वो तो उस समय उनको गलत नहीं लगा होगा ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो गलत यही तो मैं कह रहा हूं सर कि गलत और सही निर्णय करने का अधिकार इस देश में CAG को है, भाजपा को नहीं है, केंद्र सरकार को नहीं है, LG को नहीं है। यही तो ऑब्जेक्शन भाजपा ने नहीं लगाया था, ऑब्जेक्शन MHA ने लगाया था, LG ने लगाया था, और यही भाजपा के आदमी नहीं है। अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है भाजपा, दादागिरी से अधिकारों का अतिक्रमण करके देखना चाह रही है कि हम कितना अधिकार किसका अतिक्रमण कर सकते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है सहगल साहब, ये अधिकारों के अतिक्रमण की बात है, आपको लगता है? नहीं, ये इसमें कि LG का भी कोई रोल नहीं है जी। इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट का रोल है बजट के मामले में जी। LG के पास ये पावर नहीं है कि बजट रोक दें जो असेंबली में जा रहा है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है जी। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी है, दिल्ली के एक्ट ने उनको दी है, और ये पावर नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है साथ में जी। और जिस तरह मैंने आपको समझाया, मैं एक चीज़ और बता दूं, शायद लेमैन को नहीं पता होगा कि कंसोलिडेटेड फंड होता है और जितना पैसा गवर्नमेंट का आता है
जितनी भी इनकम गवर्नमेंट की आती है कंसोलिडेटेड फंड में जाती है, और जितना भी खर्चा होता है कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है, और खर्चा सिर्फ बजट के मुताबिक हो सकता है। तो एक दफ़ा बजट पास हो गया तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट या असेंबली के पास पूरी पावर है बजट पास करने की। मगर बजट पास करने से पहले दिल्ली के केस में जो यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने ये प्रोविज़न रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, एक्ट में रखा है कि दिल्ली का बजट पेश करने से पहले, अभी पेश नहीं हुआ वो, पेश करने से पहले आप प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेंगे। अब ये प्रोविजन गलत है, ठीक है, ये दूसरी बात है। पॉइंट इज कि ये प्रोविजन है, और कंसोलिडेटेड फंड में एक दफ़ा बजट पास हो गया फिर किसी के पास पावर नहीं है कि उसको रोक सके। फिर सीएजी का जो ऑडिट होगा वो बजट के मुताबिक आपने खर्चा किया कि नहीं, इस इशू पे ऑडिट होगा। एक दफ़ा बजट पास हो गया उसके बाद नहीं कोई क्वेश्चन कर सकता, क्योंकि असेंबली के पास पूरी पावर है। मगर पेश करने से पहले अगर प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, स्टेटों में नहीं है ऐसा, स्टेटों में गवर्नर की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि स्टेटें फ़र्क हैं, यूनियन टेरिटरीज में फ़र्क है। बाकी यूनियन टेरिटरीज का तो बजट अप्रूव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिल्ली में उन्होंने ये जरूर पावर दी हुई है कि बजट की अप्रूवल आपकी असेंबली करेगी, और आप, मगर उन्होंने ये प्रोविजन रखा है, और मैंने आपको समझाया क्यों रखा है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो मान लीजिए आपकी इनकम हुई 10 रुपये और आपने उसमें 20 रुपये का बजट बना दिया, तो प्रोटेस्ट कर सकती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कि 20 रुपया हमारे जेब में से जा रहा है, 10 रुपये उसमें आपका इनकम है, बाकी 10 रुपये हमारी जेब से जा रहा है, इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है। अब उनको इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि नहीं, इस पे मैं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, वो बात ठीक है, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जी। प्रेसिडेंट की ये पावर है, ठीक है। सिद्धार्थ जी आपके पास है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये अप्रूव करे बजट, और अप्रूवल के एक रबर स्टैंप नहीं है कि जो आपके पास आएगा उसमें आपने ठप्पा मार दिया और अप्रूव कर दिया, वो नहीं करते। उन्होंने एक सवाल पूछा है, वो जवाब दीजिए, हो सकता है आपका जवाब वो मान जाए और आपको अलाउ कर दें, मगर जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं मानते तो आपको कम बजट पेश करना पड़ेगा, आपको बजट इसमें काटना पड़ेगा, और आपके किसी और प्रोविजन में आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर वो ये कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब दिल्ली के केस में पुलिस का खर्चा, ये सारे खर्चे जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से आ रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के बजट को लेकर, जो झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, उस सब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल साहब, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल साहब, राजनीतिक विश्लेषक राजेश शर्मा साहब, आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धार्थ शर्मा साहब, और संविधान विशेषज्ञ शम्स ख्वाजा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा पॉलिटिकल तो हो गई थी कि क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हम संविधान के तहत समझना चाहते हैं। सहगल साहब ने समझाया कि जो कानून है उसके मुताबिक हुआ। थोड़ा सा आप इसको खुलासा करें कि ये क्या एलजी वर्सेस इलेक्टोरेट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, उसका मसला है, अधिकारों का मसला है, ये क्या मसला क्या है? देखिए, मैं इसके पीछे जो बैकग्राउंड है जी, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है जी, और आगे भी जो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं ऐसे, उसका एक फोरक्लोजर भी उसमें है जी। पहली चीज़ तो ये कि जैसे जब खुदा ने इंसान बनाया जी, तो उसे इख्तियारात दिए जी, बैरोमीटर्स दिए जी, इंद्रियां दी, सेंसेस दिए, और लिमिटेशंस दी। जैसे एक हवाई जहाज़ उड़ता, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंट्रोल्स हैं पायलट के हाथ में, मगर लिमिटेशंस हैं बाहर के वेदर की, बाहर के हालात की। सिमिलरली इंसान के पास कुछ चीज़ें हैं एक्सरसाइज कंट्रोल करने की, और फिर कुछ लिमिटेशंस हैं जी। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ये खुदा ने इंसान को दिया जी, जो कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का बेसिक डिलीवरी टुवर्ड्स सिटीजन एक पर्पस है जी। दैट इज व्हाई डेमोक्रेसीज हैव कम इनटू प्लेस एंड दैट इज व्हाई रिपब्लिक्स हैव कम इनटू बीइंग इन ऑर्डर टू एंश्योर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन गोइंग टू पीपल। सारी मैंडेट इलेक्टोरल प्रोसेसेस में, गवर्नमेंट इलेक्टिंग में, डेमोक्रेसी में इसलिए होती है कि लोग रिप्रेजेंट किए जाएं। दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब दिल्ली को इन्होंने एक दर्जा दिया, ना तो स्टेट दिया, ना उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत एक यूनियन टेरिटरी रहने दिया एज सच। हालांकि कुछ लोग इसे कंफ्यूज करते हैं कि पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जहां यूनियन टेरिटरीज का जिक्र है, वहां इसका दिल्ली का जिक्र आता है नई फॉर्म में भी। लेकिन
ऐसी बात नहीं है ज़रूर, लोकेशन उसकी वहीं है, प्लेसिंग वहीं पर है, लेकिन वो जो आर्टिकल है जो यूनियन टेरिटरी के सिलसिले में जो दिल्ली को स्पेशल आर्टिकल गवर्न करता है, आर्टिकल 239AA, उस आर्टिकल में बहुत साफ तौर से ये जाहिर किया गया है कि हालांकि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर होगी, लेकिन सरकार वो इख्तियारात जो उन आर्टिकल्स के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स एक्सरसाइज करती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट वो इख्तियारात यहाँ पर भी एक्सरसाइज करेगी। सो दिस इज अ मेन पॉइंट विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड। अब इसके तहत और इससे कबल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जिसमें उन्होंने कहा दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बहुत वाज़ेह तौर से कहा। फिर अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त, और ये कोई पार्टी का या उसका क्रिटिसिज्म होने की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से कि कश्मीर में उनकी एक पर्टिकुलर वो थी कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप हटाने के लिए यू हैव टू हैव द वॉइस ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द असेंबली, तो वो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट को पेश किया और उसको बदल दिया। 2021 में सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाई दिल्ली एनसीटी एक्ट को के सिलसिले में, और उस अमेंडमेंट में व्हाट दे डिड वाज द टर्म गवर्नमेंट रेफर्ड टू इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल इम्प्लाई लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी गवर्नमेंट शब्द जो है उन्होंने उस अमेंडमेंट के तहत ये कर दिया गवर्नर पर जी कि वो गवर्नर होगा साहब जी, गवर्नमेंट के माने गवर्नर होगा जी। अब ये टेक्निकल इंटेलेक्चुअल स्टैट्यूटरी बेईमानी है टू द पोजीशन for which democracies are born and made and created. जी. Because by this one amendment, you have taken away a lot of rights that were given in the hands of the people. चाहे वो सरकार ठीक है, दिल्ली में आपकी हो, कांग्रेस की हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ साहब, जो ख्वाजा साहब ने समझाया, संविधान के हिसाब से गवर्नर इज गवर्नमेंट, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने अपना कमेंट अलग से भी किया है, लेकिन कानून की जो व्याख्या की है उसका मतलब ये मुझे समझ आया। सिद्धार्थ शर्मा साहब अनम्यूट कर लें अपने आप को, म्यूट कर रहे हैं आप। हाँ, माफ कीजिएगा, म्यूटेड था मैं। तो ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा दिया है, पूरी तरह से इसको उनकी जानकारी इस मामले में दुरुस्त है, और हम लोगों की भी जो कम जानकारी थी उसको भी उन्होंने दुरुस्त कर दिया, ये बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कर दिया। यहाँ पर उस बात को ही आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भारत के संविधान का जो पहली आर्टिकल 1 है वो भारत को राज्यों का संघ मानता है, कोई यूनियन टेरिटरीज का संघ नहीं मानता है। तो ये जो गलत फहमी है कुछ लोगों को कि दिल्ली स्टेट है, हाफ स्टेट है, ये क्या है, ये दिल्ली क्या है, ये छोड़ दीजिए। ये देश ही भारत की संविधान की धारा 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ है, न कि कोई केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। ये बिल्कुल भारत की धारा 1 स्पष्ट करती है। दूसरी बात ये कि दिल्ली में क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसीलिए कानून व्यवस्था, जमीन और पुलिस, ये 3 चीजों को छोड़ के सिर्फ इन 3 चीजों पे केंद्र सरकार का निर्णय होगा, और उसके लिए केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो एलजी होते हैं। इसके अलावा दिल्ली की सभी चीजों का निर्णय वहां की चुनी हुई विधानसभा करती है। अब यहाँ पर अगर कोई सरकार, जैसे इन्होंने ख्वाजा साहब ने कहा कि आप अमेंडमेंट ले आइए, तो कल मैं अमेंडमेंट ले आऊं कि ये जो पानी का ग्लास है या आज से मैं इसे पानी के बदले दूध मानूंगा, तो आप ऐसा अमेंडमेंट लाते रहिए, लेकिन ये अमेंडमेंट जो है भारत स्पिरिट के खिलाफ है। ये गवर्नमेंट जो है, एलजी जो है, वो गवर्नमेंट हो ही नहीं सकते। गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड बॉडी, ख्वाजा जी ने स्पष्ट कर दिया। अब आप डेफिनेशन बदलने के लिए प्लस को कहिए कि आज से हम माइनस मानेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हम कहेंगे कि हम डिवीजन मानेंगे, तो आप मानते रहिए। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन, इन 3 चीजों के ऊपर, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसीलिए ख्वाजा साहब जिस अमेंडमेंट की या जिस कानून की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी सरकार ने बदला है कुछ इसमें?
आपसे समझना चाहता हूं। सिद्धार्थ शर्मा सर। ये तो देखिए, संविधान 2021 में जब उन्होंने कहा आया है तो इसका मतलब ये है कि 2021 में इसी सरकार के अंतर्गत आया है। तो विषय ये नहीं है, संविधान पीठ ने भारत की, इन्होंने ही अभी ख्वाजा साहब ने कह दिया कि 2018 में आज के वर्तमान में जो भारत की 5 जजों की संविधान पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसने अगर बता दिया है कि एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ एंड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका मतलब ही है कि भारत की न्यायपालिका भी ये मान रही है कि दिल्ली में विधानसभा सुप्रीम है। और जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें न तो कोई जमीन पे चर्चा हो रही है, न तो कानून व्यवस्था पे चर्चा हो रही है, न तो पुलिस पे चर्चा हो रही है। बजट में ये हो रहा है कि स्कूल कैसे बनाए जाएं, मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाए जाएं, रास्ते कैसे बनाए जाएं। तो यहीं पर मैं ये कह रहा था, पहले भी मैंने कहा था कि भाजपा यहाँ पर परेशान करने से ज्यादा ये संवैधानिक अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए दिल्ली के विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने भी आज स्टेटमेंट दिया है, केजरीवाल जी ने, कि ये चीज अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो 2 मिनट के अंदर चैलेंज हो जाएगी और 2 मिनट में गिर जाएगी। शायद इसीलिए भाजपा को ये समझ में आ गया। कल उन्होंने जो बजट रोका था, अगर वो बजट इतना गलत था तो आज उन्होंने अप्रूव कैसे कर दिया? सवाल ये भी तो, उल्टा सवाल ये भी तो उठता है। ठीक है, तो मतलब आपने कोई अमेंड नहीं किया उसको? आपने हम क्यों अमेंडमेंट करेंगे? हमने तो बजट डाल दिया है। ठीक है। वैभव जी, सिद्धार्थ शर्मा जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि सिर्फ परेशान करने का मसला नहीं है, ये संवैधानिक अतिक्रमण है। देखिए विजय भाई, काफी चीजें बोली हैं। शम्स जी ने बहुत अच्छा, ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और इसके अंदर एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस में एक पॉइंट आता है जो कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आता है। और यदि अमेंडमेंट करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है तो इट इज बाइंडिंग on whatever state government or whatever amendment it has brought in, unless it is challenged against the constitutional bench again, that the following amendment was carried out illegally. So since it has not been challenged, 2 साल हो गए उस बात को, तो it has been accepted. So point number 1. Point number 2, legally कानून में क्या होता है ना, दिक्कत ये है कि अपने क्या है, दिल्ली के लोग सीधे साधे लोग हैं, अपने जीवन बसर में कोशिश कर रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरह चल जाए। अरविंद केजरीवाल को स्टेट में इसलिए बिठाया था, ऐसा नहीं था कि पहले भी यूनियन टेरिटरी में काम नहीं हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने ये देखा कि ये जो 3, 4, 5 काम है ये प्रदेश की जनता के लिए काम है और केंद्र सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दैट वर्क उसके अंदर जनता की चुनी गई सरकार को दे दिया गया। बाकी जो मेन मसला है वो मसला अभी भी केंद्र सरकार के पास है, इसलिए वो क्वासी, एक को लीगल जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, क्वासी यूनियन टेरिटरी और क्वासी स्टेट, ठीक है, इसका ओवरलैपिंग इफेक्ट है हर एक्ट में, ठीक है। तो अब अपन इसको यहाँ पे ना इस मंच को अपन लीगल मंच नहीं बनाएंगे, नहीं तो मैं बोलूंगा कि फिर सिद्धार्थ भाई के साथ साथ संजीव नसियार को भी बुलाया जाए और फिर अपन बात करें। शम्स भाई भी यहाँ हैं, ठीक है, सीनियर लॉयर है शम्स भाई, बाय द वे, लोगों को नहीं पता है। और मैं ये भी बता दूं, शम्स जी करंट टेक्नोलॉजी में रहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं जी, है ना, लॉ में, जैसे गेमिंग लॉ होता है और अलग अलग है, तो शम्स भाई बहुत कड़ी नजर रखते हैं। मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनके संज्ञान लेने पे। वो तो उनका इसलिए मुझ पर है, मेहरबानी है उनकी कि मैं याद करता हूं तो वो आ ही जाते हैं परेशानी के बावजूद। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए। अब मैं सिद्धार्थ भाई की एक बात पे बताऊं कि देखिए ऐसा है कि सिद्धार्थ भाई, कोई भी सरकार, और मैं विजय भाई को एड्रेस करना चाहिए जैसे कि असेंबली में करते हैं स्पीकर को, लेकिन मैं डायरेक्टली आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी एक जनता के सेवक हैं और जनप्रतिनिधि जो भी होता है वो अपने एरिया में कभी उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको छूट है। भारत के संविधान में फिलहाल के लिए जनप्रतिनिधि को झूठ बोलने की छूट है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत फर्क पड़ेगा। आप और हम उम्र है, देखिए हम लोग सब अभी सारे, साइकिल साहब को छोड़ के हम लोग सब हम उम्र हैं, साइकिल साहब और शम्स भाई हमें ऊपर हैं और हम लोग बाकी 3 नीचे हैं, तो क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब क्या है कि कोई भी अप्रूवल जो होता है ना, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आके बोला, वो ये नहीं माना कि आपकी विधानसभा सुप्रीम है, वो लीगल एड एंड एडवाइस जो है वो उसी इलाकों के लिए है, उसी क्षेत्र अधिकार के लिए है जिन क्षेत्रों का अधिकार
उसमें दिया गया सरकार के पास है, उसका ब्लैंकेट का मतलब नहीं होता कि सारी चीजों में प्रदेश सरकार के पास है। ठीक है, एड एंड एडवाइस का मतलब होता है आप पूरा पढ़िए 700 600 650 पेजेस की पूरी पूरी एक वो है एक्सप्लेनेशन उसकी 239A की एक्सप्लेनेशन है, बहुत जबरदस्त 600 650 पेजेस की, तो आप वो पढ़िए। ठीक है, वो एड एंड एडवाइस और ये जो फाइनेंशियल मैटर्स है, क्योंकि जैसे सहगल साहब ने बोला अकल की बात करिए, आजकल जनता बहुत तेज है ना। अकल की बात करिए, ये जो सहगल साहब ने बताया कंसोलिडेटेड फंड है, दिल्ली का अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए दिल्ली केंद्र सरकार से फंड लेती है। नहीं तो आप मत लो ना, आपको इतना अधिकार है तो आप मत लो फंड, आप मना कर दो कि हम हमारा बजट पेश करें हमारे फंड से। ठीक है, हम वर्ल्ड बैंक से जाके ले लेंगे। चलिए इस पे चर्चा करें, वर्ल्ड बैंक से जाके पैसे। ठीक है, सिद्धार्थ जी आपके पास आता हूं, पहले राजेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। राजेश जी। सर मैं एक चीज सिद्धार्थ जी को क्लियर करूं। सिद्धार्थ जी एक लाइन आपको आर्टिकल 1 सब पार्ट 3 उसको क्लियरली सुना रहा हूं। सेज दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, the union territories and other territories that may be acquired। और इसके अंदर में 1956 में जो 7th अमेंडमेंट है उसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया गया था, और 1956 की चीज आपको आज तक भी नहीं पता था, या आप दिखाना चाहते हो कि आप लोगों को झूठ बोलने की आदत है, ये बहुत ही गलत है। इस तरह से झूठ बोल के बरगलाया नहीं जाता, नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली बना है वो सबको पता है, यूनियन टेरिटरी का पार्ट था, उसको स्पेशल दर्जा दिया गया है स्टेट का, उसमें पूरा फाइनेंस कभी भी उनके पास नहीं गया था। और वो सुप्रीम कोर्ट के अगर आप पूरे क्लैरिटी से भी पढ़ लेंगे तो फाइनेंस पूरा उनके पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो कंसोलिडेटेड फंड से आता है। तो कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा जाता है उसमें आप फाइनेंस पूरा रख ही नहीं सकते, उसमें पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए और प्रेसिडेंट ही क्लियर करेगा कि कितना मिलेगा। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा साहब गलत है। मैं सहगल साहब के पास जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि आप पहले, आपके पास मौका है कि आप इस पर कुछ जोड़ना चाहें या बोलना चाहें तो। हाँ, यहाँ पर काफी सारी कंसोलिडेटेड फंड्स की बात हो रही है। चर्चा ये हो कंसोलिडेटेड रही है कि फंड का मतलब मुझे ये समझ में आया कि भाई साहब मेरा पैसा तो मैं पूछूंगा ना आपसे कि कैसे खर्च करूं। वहीं पे मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ कि ये जो चर्चा हो रही है ये वाजिब चर्चा है कि दिल्ली में अगर केंद्र सरकार पैसा दे रही है तो इस बजट में उसका उपयोग विनियोग कैसे हो रहा है इसकी जानकारी जानने की उसका पूरा अधिकार है। तो जनता को भी ये जानने का पूरा अधिकार है कि दिल्ली का बजट अगर 70,000 करोड़ के आसपास का है तो उसमें केंद्र सरकार केवल 325 करोड़ रुपए देती है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 70,000 करोड़ में से 325 करोड़ दे रही है। तो ये हुआ तो कंसोलिडेटेड फंड। दूसरी बात, अभी मेरे मुझसे पहले जो कह रहे थे वो संविधान में आर्टिकल 1 के बाद किंतु परंतु लगा रहे थे, वो सीधे सीधे आर्टिकल 1 पढ़ लें। भारत का संविधान है, आर्टिकल 1 है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद आप लाख उसमें किंतु परंतु लगाते रहिए। भारत का को माना गया है कि ये राज्यों का संघ है और दिल्ली एक राज्य है क्योंकि इसके पास एक विधानसभा है। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूं कि विधानसभा होते हुए भी क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसलिए कानून, पुलिस और जमीन, ये 3 के अलावा दिल्ली सरकार, जो वो चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, कल शायद वहां पर बीजेपी की सरकार आ जाए, पहले इससे पहले शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार थी। सरकार किसकी है ये मुख्य नहीं है, सरकार जिसकी भी है, अगर दिल्ली में सरकार का बजट केंद्र सरकार से अनुशंसित होना था तो इससे पहले वाजपेयी जी ने इसको क्यों नहीं अनुशंसा के लिए रोका था? जी ठीक है, प्रश्न सबसे पहला है। जी ठीक है, सहगल साहब राजनीतिक बात हो गई है, थोड़ा सा आप समझाएं क्योंकि आप दिल्ली सरकार में रहे हैं लंबे समय तक। क्या है मसला? कंसोलिडेटेड फंड का आपने भी जिक्र किया, सिद्धार्थ जी ने कहा कि 70,000 करोड़ में से 350 करोड़ रुपए जो है कंसोलिडेटेड फंड में केंद्र से आ रहे हैं। नहीं, मैंने आपको ये कहा कि जो कंसोलिडेटेड फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, कॉमन फंड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी यूनियन गवर्नमेंट का और यूनियन टेरिटरीज का, ये कॉमन फंड है। और सारा कंसोलिडेटेड फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूपी डिफरेंट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पंजाब डिफरेंट है। ठीक है, दिल्ली को उन्होंने, वैसे आप ये लिख देती हैं दिल्ली गवर्नमेंट, बट दिल्ली गवर्नमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए तो इट इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसको स्टेट कहते ही नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं कहते, ये टेरिटरी है, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी।
वो यूनियन टेरिटरीज का पार्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, रिकग्नाइज किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सारी एम्बेसीज वगैरह सारी दिल्ली में स्टेशनड हैं, तो सारी पावर्स अब दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। बट उन्होंने फिर भी, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, उन्होंने फिर भी कहा कि ठीक है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम दे देते हैं। अब 3 सब्जेक्ट तो उन्होंने रिजर्व कर लिए, बाकियों में एक और पावर एलजी को दे दी, जो कि ये पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि एड एंड एडवाइस तो उनकी आपको माननी पड़ेगी, मगर अगर वो नहीं मानते तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एड एंड एडवाइस को ओवर रूल कर सकती है। इस टाइप के कई 3-4 केसेस ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर रूल कर चुकी है। एक तो जो जिसमें प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हुए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको ओवर रूल कर दिया था, ठीक है, और इनकी अपनी डिसीजन इम्पोज कर दी थी उसके ऊपर। तो इस टाइप के कई और डिसीजन भी हैं जो इस समय मेरे पास नहीं है, जी तो मैं गिन देता हूँ उनको। ठीक है, अब ये वाजपेयी जी ने किया, ऑब्जेक्शन किया, ये नहीं किया, वो दूसरी बात है। ठीक है, वो तो पॉलिटिकल सवाल है सर। के टाइम पे जो बजट गया था उनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा उसके ऊपर, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। शीला दीक्षित के टाइम पे जो बजट गया था उन्होंने नहीं ऑब्जेक्शन किया, वो उनकी राइट है। अब ऑब्जेक्शन करना उनका राइट है, उसको मानना नहीं मानना आपका राइट है, मगर आप नहीं अगर मानती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन फाइनल होगी इस बजट के मामले में। ठीक है, तो आप उसके ऊपर जो पेश करते हैं, असेंबली एक दफा पास कर देगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एक दफा पास हो गया तो पेश ही नहीं हुआ तो पास कैसे होगा? तो पेश करने के ऊपर उन्होंने एक कंट्रोल लगाया हुआ है। और ये हमको याद रखना चाहिए है कि ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। इनका नाम ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का। वैभव जी आता हूँ आपके पास, शम्स ख्वाजा साहब की गवर्नमेंट है, थोड़ा सा इसको और कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन करेंगे। आप लूजली कुछ भी कह दीजिए। जी ठीक है, शम्स ख्वाजा साहब आता हूँ। वैभव जी, एक तो मैं ये अर्ज करूँगा कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट और दिल्ली का स्टेटस जो बनाया गया जी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये जैसे हम सब जानते हैं आर्टिकल 239 AA के तहत बनाया गया जी। ये लंबा आर्टिकल है जी, और इसी आर्टिकल में कहा गया कि पावर्स यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जो है वो उन आर्टिकल्स के तहत जो पावर्स हैं उस तरह से एक्सरसाइज करेगी जैसे स्टेट्स एक्सरसाइज करती हैं जी, स्टेट गवर्नमेंट्स। एक तो बात जो मैंने पहले अर्ज करी थी उसी को रिपीट कर, दूसरी मैं बात सामने ज़रूरी रखूँगा, राइट और रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर सिविल अपील नंबर 2357 ऑफ 2017, जो मैंने 2018 का जजमेंट अर्ज किया था, डिसाइड हुआ, उसमें ये कहा, जुलाई 2018 में प्रोनाउंसमेंट हुआ, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैड नो इंडिपेंडेंट decision making powers and was bound to follow the aid and advice of the Delhi Chief Minister, headed Council of Ministers of the Government of Delhi on all matters except those pertaining to police, public law and land. ये एक सुप्रीम कोर्ट का ही हुआ। लेकिन जैसे सहगल साहब ने कहा कि ओवर रूल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो नहीं, ओवर रूल नहीं कर सकती, आपको रिव्यू कराना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से। अमेंड कर दिया सर इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। अब मैं इस पर अर्ज करूं, जो 2021 का जो अमेंडमेंट है जी, वो इस जजमेंट को डायरेक्टली नहीं एड्रेस कर सकता। उसमें उन्होंने सिर्फ ये किया दैट द टर्म गवर्नमेंट रेफर्ड टू इन एनी लॉ विल इम्प्लाई द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ये इंटेलेक्चुअल और कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं ये कहूँगा एज ए ज्यूरिस्ट ये कहूँगा, ये बेईमानी है। दिस गोज अगेंस्ट द इंटेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन ओरिजिनल एनैक्टमेंट एज सच। बहरहाल, तीसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये अर्ज करूँगा कि इस आर्टिकल में 239 AA में जिसके तहत NCT दिल्ली को बनाया गया, वजूद में लाया गया, कहीं भी एक जगह भी कंसोलिडेटेड फंड लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया जी। अब इसके मानी ये नहीं कि कंसोलिडेटेड फंड प्ले में नहीं आएगा, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि कंसोलिडेटेड फंड का सारा मामला एक सबऑर्डिनेट मामला है। ठीक, सुपीरियर मामले में आर्टिकल में इसका कोई वो जिक्र वो नहीं है। अब उसका तरीका क्या है पैसा लेने का, किससे लेगा, क्या लेगा, वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। फिर एक जिक्र जो हुआ था कुछ देर पहले कि साहब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा किया और उतना खर्चा किया। देखिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की ये राइट, ये प्रिविलेज है, उसको आप इस पोजीशन पे नहीं ला सकते कि तुमने एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा क्यों किया,
तुमने फला चीज पे इतना खर्चा क्यों किया, एक्सेट्रा। यू कैनॉट वॉइस बाइंडिंग ओपिनियन जी, बिकॉज जी एक्सक्लूजन्स जो हैं जी, एक्सक्लूजन्स जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट की पावर्स के, वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। एक्सक्लूजन्स क्या हैं? एक्सक्लूजन्स हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। यस, ठीक है। वैभव साहब, छोटा जवाब, लेकिन ख्वाजा साहब ने भी जो बात का जिक्र किया है, सहगल साहब ने भी किया, सिद्धार्थ जी ने भी किया, छोटा जवाब। देखिए, ख्वाजा साहब एक कश्मीरी हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, कश्मीर में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल गलत है, कश्मीरी नहीं जी, बिल्कुल गलत, कश्मीरी नहीं। आप वो बात कह रहे हैं जिसका आपको ज्ञान ही नहीं। भारत के नागरिक है ना, लोकसभा भारत के नागरिक है ना। नहीं, भारत के नागरिक तो अलग रहा। एक हेड, मैं दिल्ली में दिल्ली वालों से पुराना हूँ, दिल्ली मेरे सामने बसी है। हाँ, लेकिन लोकसभा इलेक्शन आपने कश्मीर से लड़े थे, वो आपको मालूम है ना, लड़ा था। और किसने लड़ा था? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट में यहाँ जरूर लूंगा, एक मिनट में जरूर लूंगा। वैभव साहब, वैसे इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। वैभव साहब प्लीज, आई वुड लाइक टू करेक्ट। नहीं, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन यह है कि मैं पर्सनल कमेंट्स पर नहीं जाना चाहता। मुझे एक मिनट जरूर दीजिए इसकी व्याख्या करने में। एक मिनट, ख्वाजा साहब नहीं है जी, आप अपनी बात पर करें जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर्सनल नहीं है, बहुत बढ़िया है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जवाब, आप जो बोलना चाहते हैं उसको छोड़िए जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी सिंपल तरीके से कि वो राजनीति में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, कोई बात नहीं। और मैं ये चाह रहा था कि वो जो भी बताएं वो बायपार्टिजन होके बताएं, वो इन द राइट लाइट बताएं। लेकिन क्या होता है कि मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तुमने कहा, मैंने कहा नहीं जाना चाहिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि यदि केंद्र सरकार ने, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकते हैं, वो नहीं कर सकते, केवल पुलिस लैंड में कर सकते हैं, तो आप ये कह रहे हैं केंद्र सरकार गलत है या एलजी गलत है, तो प्रदेश सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को कौन रोकता है कोर्ट ले जाके उनको कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए? ठीक है ना? तो क्या है ना कि क्या है, तो अपने को क्या है, अपने को अपना दायरा समेटना पड़ता है और दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमेशा ये देखना पड़ता है कि क्या सामने वाला कितना समझदार है जी, है ना? तो अपने को हमेशा राजनीति में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अपने को हमेशा उस लाइन पे रहना चाहिए जहां पे अगर अपन ने एक बायपार्टिजन व्यू लिया तो अपन अपना वही लेना चाहिए। एक लाइन क्लियर करूंगा जी, एक लाइन सर। एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, दिल्ली गवर्न होती है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट से, जिसका की अमेंडमेंट 2021 में हुआ है, जो भारत की पार्लियामेंट ने किया है, जिसको बेईमानी कहना सरासर गलत है। कोई बेईमानी नहीं है। अगर अमेंड हो गया है, आपको एक लाइन जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानना पड़ेगा, झूठ बोलना। मेरी ईमानदारी ये कहती है कि आपको एक लाइन का मैं वक्त जरूर दूं। अब देखिए, ये जो पूरी संवैधानिक चर्चा है, इसके मूल में है कि भाजपा बौखलाई हुई है। नहीं, बौखलाई हुई सीधा पॉलिटिकल है। सर बोलने दीजिए, तभी आर्टिकल 1 को गलत बोल रहे हैं। अब एक लाइन आर्टिकल 1 पढ़ाए राजेश जी, आप बोल रहे हैं, वैभव जी आप वक्त नहीं है, वैभव जी प्लीज। तो हम बौखलाएंगे क्यों? आम आदमी पार्टी का जब बजट कल पेश होगा, तब उसमें जो फायदा दिखेगा, सिर्फ पैसे का फायदा नहीं, जनता का फायदा दिखेगा, और उस फायदे पर लोग चर्चा करना शुरू करेंगे कि किस तरह से कोई सरकार बिना दंड के साधन के, देखिए दिल्ली की सरकार के पास कोई डंडा नहीं है, फिर भी वो किस तरह से सेवा प्रदान कर सकती है। ये भाजपा के सामने एक आईना दिखाने वाली स्थिति आने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो चाहते हैं कि कोई भी रहे, वैभव जी रहे, सिद्धार्थ जी रहे, सहगल साहब के नेतृत्व में बात हो या शम्स ख्वाजा साहब के निर्देशन में, दिल्ली का भला हो, दिल्ली आगे बढ़े। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वैभव जी, सहगल साहब, शम्स ख्वाजा साहब, राजेश शर्मा जी और सिद्धार्थ शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।